हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है? तो चलिए आज अपना लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। उसके इवेपोरेशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है। और पिछले लेक्चर में अपना लोगों ने इवेपोरेशन का इंट्रोडक्शन कर लिया था, इवेपोरेशन का डेफिनेशन क्या होता है वो जान लिया था। ठीक है। मतलब इवेपोरेशन क्या होता है कि ये एक सरफेस फेनोमेना है। इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस फेनोमेना होता है। तो चलिए थोड़ा सा अपना लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि अपना लोग का जो पिछला है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पीछे कुछ डॉट भी होगा तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अपना लोगों ने देखा था कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड, ठीक है, वो गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये जो लिक्विड का गैस में कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होता है। ठीक है। अब बात आता है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट पर होता और बाहर से उसको हीट देना पड़ता तो उसको अपना लोग क्या नाम दिए थे? बॉइलिंग नाम दिए थे। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है कि एक तो बॉइलिंग पॉइंट से कम पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। और दूसरा बात कि इवेपोरेशन में कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट का जरूरत नहीं पड़ता, मतलब बाहर से अपना लोग को हीट देना नहीं पड़ता खुद। ठीक है। मतलब ये इवेपोरेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें ये अपना जो इसको अगर हीट का जरूरत पड़ता है तो ये खुद ये अपना जरूरत पूरा करता है। ठीक है। सराउंडिंग से या कहीं से भी ये खुद लेता है, इसको ऐसा नहीं कि मतलब कोई और प्रोवाइड करता है। कोई प्रोवाइड इवेपोरेशन प्रोसेस में कोई हीट प्रोवाइड नहीं करता है। ये अपना जितना इसको हीट का जरूरत पड़ता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो उतना हीट ये खुद एब्जॉर्ब करता है। पहला बात। दूसरा बात क्या है कि ये क्या है, एक सरफेस फेनोमेना है। क्या है? सरफेस फेनोमेनन है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से आप देखिएगा कि इवेपोरेशन, अगर आपको पिछला लेक्चर अगर थोड़ा सा आपको क्लियर हो तो आप देखे होइएगा कि इवेपोरेशन में क्या होता है। जैसे देखिए ये वाटर है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके सरफेस पर जैसे सनलाइट पड़ रहा है, क्या हो रहा है, इसके सरफेस पर सनलाइट पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, उसको क्या होता है कि हीट एनर्जी मिलता है। ठीक है। मतलब सरफेस वाला जो पार्टिकल है, चाहे वो कहीं पर भी वाटर रखा हो, चाहे वो कंटेनर में हो या फिर तालाब में हो, ठीक है, रिवर पाउंड, कहीं पर भी वाटर हो या कोई और लिक्विड सब्सटेंस, जरूरी नहीं कि वाटर, कोई और भी लिक्विड सब्सटेंस, तो होता क्या है कि ये सरफेस पर, जैसे मान सरफेस पर हीट एनर्जी पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल, उसको क्या होता है, हीट एनर्जी मिलता है। तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर जाके वो मतलब गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि आप जानते हैं कि लिक्विड का जो पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस वो रैंडम मोशन में होता है। ये बात तो आपको पता है, क्या होता है, वो रैंडम मोशन में होता है। अब देखिए इस रैंडम मोशन के कारण से क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कोलाइड करता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल कोलाइड करता है या फिर कंटेनर को कोलाइड करे, ठीक है, जिस कंटेनर में है उसमें कोलाइड करे या फिर किसी मॉलिक्यूल कोलाइड करे, तो होता क्या है कि ये इस कोलिजन के दौरान अपना एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके पास जो एनर्जी होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करता है। तो इस कॉलिजन को अपना लोग इलास्टिक कॉलिजन बोलेंगे। ये आप आगे फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, इलास्टिक कॉलिजन, नॉन इलास्टिक कॉलिजन। तो ये इलास्टिक कॉलिजन है। ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें हीट एनर्जी लूज नहीं करता, ये क्या करता है, एक मॉलिक्यूल अपना हीट एनर्जी दूसरे को देता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। तो इस इलास्टिक कॉलिजन के दौरान होता क्या है कि जो सरफेस पर या सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होता है उसका क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना होता है उससे ज्यादा उसको हीट एनर्जी मिल जाता है। क्या बोल रहे हैं, मतलब कि ये जो हीट एनर्जी है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाता है। और जैसे ही आप जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हीट एनर्जी ओवरकम करेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, जिसके कारण से मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक दूसरे से दूर हो जाएगा, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही फेनोमेनन यहाँ पे होता है, इवेपोरेशन में यही चीज़ होता है। क्या होता है कि सनलाइट का ये जो एनर्जी है सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उसको मिलता है, और ये मिलने के कारण इसके पास क्या होता है, हीट एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके आगे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। जिससे घुटना टेक देना, हार जाता है।
ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होकर के यानी कि वेपर में कन्वर्ट होकर के उड़ने लग जाता है। तो चलिए, ये इवेपोरेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि इवेपोरेशन क्या होता है। नहीं, इवेपोरेशन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, चलिए आज अपना लोग के पास कुछ सवाल है, इस सवाल से अपना लोग कुछ समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि व्हाई डू वी सी, ध्यान दीजिएगा क्या है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अपने पास एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में आइस का क्यूब पड़ा हुआ है। क्या है इस ग्लास में, आइस क्यूब है। ठीक है, ढेर सारा आइस क्यूब है, आइस क्यूब से ये ग्लास क्या है, भरा पड़ा है, आइस क्यूब से ये ग्लास क्या है, भरा पड़ा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसमें आइस क्यूब रखा हुआ है ग्लास में, और इसके आउटर सरफेस पे आप देखिएगा तो क्या आपको मिलेगा, वाटर ड्रॉपलेट मिलेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आप आजकल तो अब गर्मी का समय है, तो आप देखिएगा फ्रिज में जब आप पानी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और उस ठंडे पानी को जब आप बाहर निकाल के, उस बोतल को जब आप बाहर निकाल के रखते हैं, ठीक है, आप एक काम कीजिए इसको समझने के लिए, आप उस फ्रिज से आप बोतल निकालें, उस बोतल को आप बाहर से एकदम बहुत अच्छे तरीके से पोंछ दीजिए। ठीक है, ताकि आपको ऐसा फील हो जाए कि बाहर में वाटर ड्रॉपलेट नहीं है। अब क्या कीजिए, आप उस जो बोतल है जिसमें आप ठंडा पानी रखे हुए हैं, उस बोतल को थोड़ा देर के लिए आप बाहर में रख दीजिए। आप क्या देखिएगा कि इस बोतल के आउटर सरफेस पे, बाहरी सरफेस पर वाटर का ड्रॉपलेट आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, वाटर ड्रॉपलेट दिखेगा। तो आखिर वो ड्रॉपलेट आया कहां से, क्या ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ये जो पानी है अंदर में, यानी कि बोतल में जो भरा हुआ ठंडा पानी है वो अंदर से बाहर आ गया, ऐसा हुआ है क्या, या कुछ और हो रहा है। ठीक है, बचपन में तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्या कि वो जो बोतल है, बोतल के अंदर से पानी बाहर आ गया। फिर सोचते थे कि आखिर ये बोतल से अंदर पानी आके रुका हुआ क्यों है, मतलब बोतल के आउटर सरफेस से पानी का जो बूंदा बूंदा है ये क्यों है, अंदर से आया है कहीं और से आया है। मुझे तो बचपन में यही लगता था कि अंदर से वो ड्रॉपलेट आकर के बाहर में पड़ा हुआ है। क्या आपको भी यही लगता था, लग रहा है अभी भी? तो चलिए आज इसी चीज को क्लियर करेंगे कि आखिर वो है, मतलब अंदर से पानी बाहर आया है या कुछ और हो रहा है। इसी चीज को आप लोग आज समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो आइस क्यूब अंदर में पड़ा हुआ है, या कोई भी ठंडा पानी ही क्यों ना हो, या आइस क्यूब हो, कुछ भी हो, अगर मान लीजिए ग्लास में या बोतल में पड़ा हुआ है, तो आप जानते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अभी जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो आप एक बात और जानते हैं कि इस एयर में वाटर का मॉलिक्यूल वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है, मॉइस्चर के फॉर्म में पूरा, हाँ अभी भी यहाँ पर वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अब होता क्या कि जैसे यहाँ पर आप ग्लास या बोतल रखिएगा जिसमें आइस क्यूब या ठंडा पानी है, तो होता क्या है कि इसका टेम्परेचर कम होने की वजह से ये क्या करता है कि ये इसके बाहर में जो वाटर वेपर है, यानी कि इस एटमॉस्फेयर में, वो वाटर वेपर क्या होता है कि इसके सरफेस पे, यानी कि जैसे ही मतलब इसके कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में, तो अगर ये ग्लास है तो ग्लास के कांटेक्ट में, या बोतल है तो बोतल के कांटेक्ट में, जैसे ही ये वाटर वेपर आता है तो क्या होता है, उसको उस वाटर वेपर से, वो जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जैसे ही ग्लास कांटेक्ट में आता है, तो ये जो अंदर में वाटर, ठंडा वाटर या आइस क्यूब पड़ा हुआ है, ये क्या करता है, इस एटमॉस्फेयर में जो वाटर है जो कि कांटेक्ट में आया है, जो इस ग्लास के कांटेक्ट में आया है, समझिए यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट है, ये जैसे ही घूमते 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 इस पे आया है, इसके ग्लास के बाहरी सरफेस के कांटेक्ट में, तो ये जो अंदर में जो आइस क्यूब है या ठंडा पानी है, वो क्या किया कि इस वाटर वेपर से एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, उससे एनर्जी क्या किया, ये खींच लिया, क्योंकि इसके पास तो एनर्जी कम है, इसका टेम्परेचर कम है। और आप पढ़े होंगे बचपन में 7th 8th में, मतलब ये चीज़ आप पढ़े होंगे 7th में कि जो ये टेम्परेचर होता है ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर का हमेशा, टेम्परेचर का मतलब हीट एनर्जी का जो ये फ्लो होता है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, हीट एनर्जी का जो फ्लो होता है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। किधर होता है,
हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो आप जानते हैं कि इस वाटर वेपर का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा इस आइस क्यूब या ठंडा वाटर के तुलना में। तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, ये जो ठंडा पानी या आइस क्यूब है ये इससे टेम्परेचर ले लेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसका टेम्परेचर घट जाएगा। तो ये जो वाटर वेपर है ये यहाँ पे आकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और ये जो आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब सॉलिड था तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और ये गैस है इसका टेम्परेचर घटा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, या फिर मान लीजिए ये ठंडा पानी है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये नॉर्मल पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे बात आप, यही यहाँ पर हो रहा है। देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन द कांटेक्ट विथ कोल्ड ग्लास, ठीक है, ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी। ठीक है, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है क्या करता है, एनर्जी लूज कर देता है। ठीक, जिस वजह से क्या होता है कि वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, और लिक्विड स्टेट में आ गया तो वही लिक्विड वाटर अपना लोग को कहाँ देखने को मिलता है, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में देखने को मिलता है बाहर में। चलिए ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि समर के समय में कॉटन क्लॉथ पहनना ही पसंद क्यों करते हैं। ठीक है, हाँ कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं गर्मी के समय, अच्छा लगता है पहनने में तो पहनना पसंद करते हैं, लेकिन इसका रीजन ढूंढिए कि आखिर गर्मी के दिनों में ज्यादा पसंद करते हैं कॉटन क्लॉथ क्यों। तो ध्यान दीजिएगा, उसका रीजन एक ही है, ये कॉटन का क्लॉथ जो होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी इसमें ज्यादा होता है। कॉटन की क्लॉथ में ध्यान दीजिएगा आप इस बात पे, कॉटन के क्लॉथ में वाटर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है बाकी पॉलिस्टर सब के तुलना में। ठीक है, तो देखिए अब अपना लोग पहनते तो अपना इस हिसाब से अपना लोग सोचते हैं कि देखिए होता क्या है कि जैसे अपना लोग जो कॉटन का क्लॉथ पहनते हैं तो उसमें देखिए ध्यान से देखिएगा क्या होता है कि जैसे ही देखिए गर्मी के दिन में क्या होता है कि बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसके कारण से क्या होता है कि बॉडी क्या करता है, बॉडी से पसीना बाहर निकलता है। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बॉडी से जैसे ही पसीना बाहर निकलता है तो वो पसीना बॉडी के सरफेस पे आता है। ठीक है, बॉडी के सरफेस पे आता है। अब जैसे ही बॉडी के सरफेस पे आता है तो अब लिक्विड के फॉर्म में है। अब देखिए क्या होगा, वो बॉडी के सरफेस पे जैसे आया तो अगर मान लीजिए आप कॉटन क्लॉथ नहीं पहनिएगा तो वो धीरे धीरे नीचे बह जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही आप कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो क्या होगा, वो जो पसीना जो आपके बॉडी के सरफेस पे आएगा वो क्या करेगा, कॉटन क्लॉथ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, जैसे अब कॉटन क्लॉथ क्या किया, उस पसीना को एब्जॉर्ब कर लिया, उस स्वेट को क्या स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के कारण से होता क्या है कि अब ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा, अब वो कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब कर लिया। अब दूसरा बात, अब क्या हुआ कि ये जो पसीना है अब क्या क्या एनर्जी गेन किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, वो जो स्वेट है वो एनर्जी गेन किया, चाहे वो एनर्जी देखिए उसको दो तरीका से मिल सकता है, एक तो इस सराउंडिंग से एनर्जी उसको मिल सकता है पसीना को, दूसरा आपके बॉडी से मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ एनर्जी वो सराउंडिंग से ले लेता है और कुछ एनर्जी बॉडी से ले लेता है। और जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगा, ठीक है, और वो एनर्जी अगर मान लीजिए उसको एनर्जी इतना मिल गया कि वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो तो आपके कॉटन क्लॉथ से चिपका हुआ तो नहीं रहेगा, गैस है भाई, वो तो बाहर निकल जाएगा। तो यही होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके कारण से बॉडी से पसीना निकलता है, उस पसीना को अपना ये कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो पसीना है, स्वेट है, वो क्या करता है कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वो हीट एनर्जी उसको या तो सराउंडिंग से मिलेगा और बॉडी से भी मिलेगा। देखिए हीट एनर्जी अब वो है तो ये स्वेट जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहेगा तो जहाँ से मिलेगा ये एब्जॉर्ब तो करेगा ही, तो वो हीट एनर्जी ये बॉडी से भी एब्जॉर्ब करता है। तो जिस वजह से होता क्या कि इस स्वेट का टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब इसके पास इतना लेटेंट हीट के बराबर अगर एनर्जी आ जाए, किसके बराबर,
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या बोले ध्यान सुनिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर अगर स्वेट को एनर्जी मिल जाए तो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर आपको क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि इतना हीट एनर्जी मिल जाना जिसके वजह से कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और हीट एनर्जी अगर बॉडी से लिया है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर घट जाएगा। और ये क्या होगा, बॉडी पर से स्वेट क्या होगा, बॉडी से इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये इवोपरेट होकर बाहर निकल गया। इवोपरेशन के लिए टेम्परेचर कहाँ से लिया, बॉडी से, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, घट गया, जिसके कारण से बॉडी का क्या हुआ, अपना लोग क्या फील करेंगे, कूल फील करेंगे। तो चलिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस बात को भी समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग समर वी प्रिस्पायर मोर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है जिसके कारण से हम क्या होता है, पसीना पसीना हो जाते हैं गर्मी के समय में। ठीक है, अब देखिए, अब होता क्या है कि उससे अपना लोगों को ठंडा फील होता है। पसीना, जितना ज्यादा पसीना निकलता है उतना ज्यादा ठंडा फील होता है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा पसीना निकलेगा, स्वेट निकलेगा, उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा। और जितना ज्यादा इवोपरेशन होगा उतना ज्यादा बॉडी से एनर्जी उसको चाहिए। और जितना ज्यादा बॉडी से एनर्जी लेगा, बॉडी का टेम्परेचर उतना कम होगा, मतलब उतना ठंडा अपना लोग फील करेंगे। इस बात को समझ गए आप लोग। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए और इसके बाद अपना लोग समझते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, इवोपरेशन को अफेक्ट करने वाला ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिखे थे इसे। तो चलिए अब अपना लोग समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। ठीक है, तो इवोपरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में समझते हैं कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो इवोपरेशन को अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर समझिए, इवोपरेशन को अफेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि या तो इवोपरेशन के रेट को बढ़ाएगा या फिर इवोपरेशन के रेट को घटाएगा। अफेक्ट करने का मतलब यहाँ पर यही है कि या तो इवोपरेशन के रेट को बढ़ाएगा, ठीक है, या फिर इवोपरेशन के रेट को घटाएगा। जैसे पहला फैक्टर है, क्या चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मीनिंग आप समझिए सबसे पहले। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये है ग्लास और ग्लास में क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस ग्लास में क्या है, वाटर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ग्लास है, तो अगर देखिए इस वाटर का सरफेस एरिया इधर भी, ये भी इसका सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप कि ये जो ग्लास है, ग्लास में जो वाटर है तो इसका सरफेस एरिया नीचे भी है, साइड वाला भी सरफेस एरिया है। लेकिन यहाँ पर बात किया गया है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का। तो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ, ये वाला सरफेस एरिया जो है, इसका जो ये वाला सरफेस एरिया है ऊपर वाला जो कि एक्सपोज है, खुला हुआ है, उस सरफेस के बारे में ये बोलता है। एक्सपोज सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि जो सरफेस क्या हो, ओपन हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है कि एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। ठीक है, मतलब कि इस एक्सपोज सरफेस एरिया पर लिक्विड का जो रेट है वो ऑफ इवोपरेशन है, वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया अगर ज्यादा रहा तो इवोपरेशन ज्यादा होगा और कम रहा तो इवोपरेशन कम होगा। ध्यान दीजिए, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक तो ये ग्लास है, ठीक है, दूसरा आप ऐसे समझिए कि ये है, ठीक है, इसमें वाटर है। तो अब आप ही बताइए कि एक बार इस ग्लास में वाटर रखा हुआ है और दूसरा टाइम आप लोग क्या किए, वाटर को इसमें रखे हैं। तो आप ही बताइए कि रेट ऑफ इवोपरेशन किस में ज्यादा होगा, इस ग्लास में या इस टब में, किस में होगा। तो देख लेते, देखिए होता क्या है कि यहाँ पर ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या होगा, हीट एनर्जी पड़ेगा, इतना ही सरफेस पर में हीट एनर्जी पड़ेगा। सनलाइट जो आएगा तो इतना ही सरफेस पर उसका हीट एनर्जी पड़ेगा, तो इतना ही सरफेस का क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल उस हीट एनर्जी को गेन कर पाएगा, जिसके कारण से इतना ही वाटर
इतना ही सरफेस में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण से वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस टब में रखा हुआ तो देख रहे हैं इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, मतलब इस पर जो फॉल करेगा सनलाइट उस तो ज़्यादा फॉल करेगा, नहीं इसके पास ज़्यादा एरिया हो गया तो सनलाइट जो फॉल करेगा वो भी ज़्यादा एरिया में फॉल करेगा, मतलब एक साथ ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, इवोपरेट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक साथ ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा सनलाइट के कारण से। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इवोपरेशन का अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, मोर है रेट ऑफ इवोपरेशन, यहाँ पर क्या है, लेस है रेट ऑफ इवोपरेशन। तो अपना लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, बताइए क्या बोल सकते हैं, मोर इज द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मोर इज द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। ठीक है, मोर विल बी द रेट ऑफ इवोपरेशन, मोर विल बी द रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, जैसे आप समझने का कोशिश कीजिए, कुछ यहाँ पे आपने लोग एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इस एग्जाम्पल से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या है एग्जाम्पल की, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपना लोग भींगा हुआ कपड़ा को अगर सुखाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास यहाँ पे कोई टंगना है और इसमें क्या किया, भींगा हुआ कपड़ा को डायरेक्ट ऐसे जाकर रख दिए, एक तो ऐसे किया, या मान लीजिए कोई क्या किया, उस कपड़ा को क्या किया, पसार दिया। तो अब बताइए किस केस में वो कपड़ा आसानी से सूखेगा, जब ऐसे कपड़ा को ले जाके उस पर रख दिए तब, या फिर कपड़ा को पसार दिए तब। तो आप जानते हैं कि जब कपड़ा को पसारेंगे तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, उसके पास सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, यानी कि आसानी से मतलब जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कपड़ा को जब अपना लोग सुखाते हैं तो अपना लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उसको फैला देते हैं, क्या करते हैं, कपड़ा को फैला देते हैं। मतलब फैलाने का यहाँ पे मेन रीजन क्या है, फैलाने से क्या करें अपने लोग, सिर्फ और सिर्फ उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन यस बढ़ जाता है। तो चलिए दूसरा क्या है, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स। कोई भी चावल हो या गेहूं हो, वो सब कुछ देखिएगा ज्यादातर सुखाया जाता है, तो क्या कहता है, ऐसे ही उसको फैला दिया जाता है, चाहे छत पे या कहीं पर भी अंगना में क्या किया जाता है, चावल या गेहूं को फैला दिया जाता है। फैलाने के कारण से क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वो जल्दी सूख जाता है। देखिए एक तो समझिए कि कोई क्या क्या है, चावल या गेहूं को ऐसे करके रख दिया है, ठीक है, ऐसे करके और कोई रख दिया, और कोई क्या क्या है उसको फैला दिया, पूरे अंगना में या छत पे क्या क्या फैला दिया है। तो किसका चावल या गेहूं जल्दी सूखेगा बताइए, जो ऐसे करके जमा रख दिया है उसका, या जो पूरे छत पे फैला दिया है उसका। यस, जो फैला दिया उसका जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को, आसानी से समझ पा रहे हैं। देखिए अगर आपको चाय को ठंडा करना है जल्दी, जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि सुबह सुबह ऑफिस जाने का टाइम है या कहीं जाने का टाइम है और आपको आदत है चाय पीने का, और चाय बनाने में अगर मान लीजिए लेट हो गया, तो आप क्या कीजिएगा, चाय को कप के बजाय आप प्लेट में लेकर पीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कप में से पीते हैं तो गर्म रहेगा, नहीं तो पकने का ज़्यादा चांस है। अगर वही प्लेट में ले लेते हैं तो क्या होगा, आसानी से जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला पॉइंट यानी कि पहला जो फैक्टर है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, इस बात को आपको समझाने में सफल हो पाए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो यानी कि अब सिंपल याद रखिए, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्या बोले, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा फैक्टर क्या है उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। क्या है दूसरा फैक्टर, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो आप खुद सोचो कि लिक्विड का टेम्परेचर रहेगा ज्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा या कम होगा, आप खुद पहले एक बार सोच के देखो। ठीक है, अगर सोचने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके सोचिए आराम से। तो ध्यान दीजिए, अब सोचिए आप कि एक कप है जिसमें कि टी है, गर्म टी है, ठीक है,
और ये कप ए है, दूसरा कप है जिसमें क्या है, इसमें भी क्या है, टी है, और ये कप भी है। ये टी जो है हॉट है और ये टी क्या है, कोल्ड है, यानी कि ऐसे समझिए कि नॉर्मल है। तो अब आप बताओ कि इवोपरेशन जो होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन कहाँ पे ज्यादा होगा। तो सर कैसे पता चलेगा, तो आप एक काम करो, ये जो कप है इसके ऊपर में आप एक प्लेट रखो और यहाँ पर भी एक प्लेट रखो और आप देखो कि किस प्लेट पर ज्यादा ड्रॉपलेट आपको मिल रहा है, वाटर का ड्रॉपलेट किस प्लेट पर आपको ज्यादा मिल रहा है, इस प्लेट पर या इस प्लेट पर, किस प्लेट पर आपको ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट मिल रहा है। तो आप देखोगे कि जो चाय गर्म है उसके ऊपर में अगर आप प्लेट रखते हो तो वहां पे आपको वाटर ड्रॉपलेट ज्यादा मिलेगा। तो आप इससे क्या पता लगा पा रहे हो कि अच्छा यहाँ पर इवोपरेशन का रेट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए, तो ये भी आपको पता चल गया कि टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मतलब क्या, कि मोर विल बी द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, मोर विल बी द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, मोर इज द, ऐसे लिखिए, मोर इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, मोर विल बी द रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, क्या लिखे हैं, मोर इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, मोर विल बी द रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतना ज्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन होगा। यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल, आप इस एग्जांपल से अगर समझ पा रहे हैं तो बढ़िया बात है। देखिए यहाँ क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर एबव द हॉट कप ऑफ टी, वही बात जो आपको समझा है कि ये गर्म है तो यहाँ पर वाटर वेपर का बनना और ये ठंडा है तो यहाँ पर वाटर वेपर का बनना कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे वाटर वेपर ज्यादा बनेगा। तो आप ही सोचो, यस, यहाँ पर वाटर वेपर ज्यादा बनेगा। क्यों, क्योंकि ये गर्म है तो टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, और चलिए लास्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, लास्ट पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा। तो आप यहां पर भी याद रखिएगा, मोर टेम्परेचर रहेगा सराउंडिंग का, ध्यान दीजिए, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा, ठीक है, ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, गर्मी के दिन में कपड़ा सुखाते हो और ठंडा के दिन में कपड़ा सुखाते हो, कब कपड़ा आपका आसानी से और जल्दी सूखता है, यस, गर्मी के दिन में। क्यों, क्योंकि गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठंडा के दिन में टेम्परेचर कम होता है, तो ठंडा के दिन में कपड़ा को सूखने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर बात ओवरऑल क्या आ रहा है सामने, वो आप देख पा रहे हो, बात ओवरऑल सामने ये आ रहा है कि जैसे आप मान के चलो कि ये टेम्परेचर है, ध्यान देना, ये टेम्परेचर है और ये क्या है, इवोपरेशन। ठीक है, ये टेम्परेचर का ग्राफ है, ये देखिए, ये जो वाई एक्सिस है ये आपको बता रहा है क्या चीज को, टेम्परेचर को, इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इधर इवोपरेशन इंक्रीज कर रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इसका ऐसे जाएगा, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे तो इवोपरेशन यहाँ पे, ये टेम्परेचर, ये इवोपरेशन, ये टेम्परेचर, ये इवोपरेशन, ये टेम्परेचर, ये इवोपरेशन। आप देख रहे हो कि अगर टेम्परेचर इतना है तो इवोपरेशन इतना, टेम्परेचर इतना, मतलब आप देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं इवोपरेशन भी बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवोपरेशन का, जितना ज्यादा टेम्परेचर रेट ऑफ इवोपरेशन भी उतना ही ज्यादा, ये रेट ऑफ इवोपरेशन, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको आप पहले लिखे दो।